नाज़रीन, कल जो मुस्लिम लीग नून का यूथ विंग का कन्वेंशन हुआ उसमें मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने खिताब किया। नवाज़ शरीफ का खिताब उस तरह टेलीविज़न पे चल नहीं सका और यहाँ पर मीडिया इतना आज़ाद है कि एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर टेलीविज़न पर नहीं चल सकती। तो ये खैर अपने तौर पर एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है, लेकिन अगर आप उस कन्वेंशन की कार्रवाई को सुने तो उससे यूँ लगता है कि पाकिस्तान बहुत तब्दील हो गया है। बहुत बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं गुज़िश्ता 1-2 साल में। वो जो बातें पहले ना कोई सियासतदान कह सकता था, ना अवाम उस पर रद्द अमल दे सकते थे, वो बातें अब खुले आम की जा रही हैं। आइन शिकनों को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। वो जर्नैल जिन्होंने आइन को तोड़ा उनके बारे में बात की जा रही थी। कल के कन्वेंशन में नवाज़ शरीफ ने जिस तरह खुलकर बात की वो पाकिस्तान की सोसाइटी में ज़ाहिर है एक हैरत अंगेज़ बात थी, लेकिन उससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात लोगों का रद्द अमल था कि जिस तरह लोगों ने अपना रद्द अमल दिया, जिस तरह जोश खरोश में आए, जिस तरह अपने गुस्से का इजहार किया, वो पाकिस्तान की सोसाइटी में नई बातें हैं। और इससे यूँ लगता है कि पाकिस्तान अब तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान में बड़ी मस्बत तब्दीलियों की तवक्को रखनी चाहिए। कल के कन्वेंशन में मतलब ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आसिम बाजवा के खिलाफ नारे लगे और बड़े खुल के नारे लगे, गो बाजवा गो के नारे लगे, अवाम इस पे बड़े पुरजोश थे। तो ये चीज़ें अब नई हो रही हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो बड़ा तारीखी कन्वेंशन था, मीडिया पे उस तरह नहीं चला। तो आज मैं आपको उसके कुछ क्लिप्स के साथ ज़रा आपको बताता हूँ कि उसमें कहा क्या गया। सबसे पहले नवाज शरीफ ने अपनी बात का आगाज़ किया कि दुनिया के ममालिक इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। वो मरीख की तरफ जा रहे हैं, साइंस की तरक्की इतनी हो चुकी है, लोग इकॉनमीज़ इतनी डेवलप कर गई हैं और हम किस स्टेज पर खड़े हुए हैं। हम अभी तक इस बहस में पड़े हैं कि जमहूरियत अच्छी होती है या आमरीत अच्छी होती है। दुनिया में ये बहस नहीं है और डेमोक्रेसी के क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये दुनिया की बहस नहीं है। तो हम इसका मतलब है कि सारी दुनिया में एक तनहा से हैं और हमारा उस दुनिया के जो मसाइल हैं उससे हम बहुत पीछे हैं और उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। 70 साल, आधी सेंचुरी से भी ज्यादा, पौनी सेंचुरी गुजर चुकी है। हमें अपनी डगर का, अपनी मंजिल का, अपने रास्ते का अभी तक पता नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज मार्स पर दुनिया पहुंच गई है, मरीख पर पहुंच गई है। चांद तो कब का चांद पे पहुंच चुकी थी आप जानते हैं, लेकिन अब तो मरीख पे पहुंच गई है। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस ऐसा है कि वोट नून लीग को पड़ता है और पर्चियाँ किसी और के नाम निकल आती हैं। फिर मसला ये है कि जो हुकूमत अच्छा काम करने की कोशिश करे उसी के खिलाफ चंद आइन शिकन लोग हो जाते हैं, इसलिए कि उन्हें ये सूट नहीं करता कि किसी शख्स का इन्फ्लुएंस अवाम में हो। हमारे मुल्क में क्या होता है, यहाँ पे आइन और कानून की बार बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अवाम के मजाक किया जाता है। वोट चोरी होता है, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतती है, लेकिन बिठा दिया जाता है एक सिलेक्टेड को आरटीएस बंद करके और रात के अंधेरे में बक्से बदल कर 2-2, 3-3 दिन नताइज नहीं आते और कोई है अनाउंस किसी और का किया जाता है। यही वजह है मेरे भाइयों दोस्तों, यही वजह है कि हम दिन ब दिन मुआशी बदहाली की दलदल में और फंसते चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी जमहूरी हुकूमत ने तरक्की की राह पे मुल्क को डाला तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई।
जो कुछ बातें उन्होंने की वो नई बातें थी। उन्होंने कहा जी कि ये जो आए रोज़ नए प्लॉट लेते रहते हैं और प्लॉट आपस में ही तकसीम कर रहे होते हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं हैं, ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। और इनका मकसद ये नहीं है कि अपनी जेबें भर के ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें। इनमें से कोई अमेरिका चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और कोई बड़ा फेमस पापा जॉन्स बना लेता है। आए दिन नए नए प्लॉट अपने लिए अलॉट कर लेते हैं। ये जमीन ये किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन। ये अगर किसी की जागीर है तो आपकी है, 22 करोड़ अवाम की है। 22 करोड़ अवाम की जागीर है, ये किसी की जागीर नहीं है। और कोई समझता है कि मैं इसके प्लॉट सारे अपने लिए हासिल कर लूं, तो भाई ये पाकिस्तान के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चंद लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, चंद लोग अपनी तिजारियां भर रहे हैं, चंद लोग सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करके कोई अमेरिका लेके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा है। आपका खून पसीने की कमाई आपकी, और वहां पर जागीरें खरीद रहे हैं। कोई पापा जॉन बना रहा है और वो पाकिस्तान की दौलत लूट कर उधर लेके जा रहा है। भाई ये कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हमें तो आपने निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और लिहाजा छुट्टी करो, जाओ वजारत उज़्मा की सीट से उतरो, क्योंकि तुमने तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से। और यहाँ जो आपका माल लूट कर अमेरिका में पापा जॉन खोल रहे हैं, उनका भी कोई एहतसाब होगा या नहीं होगा? बोलो, उनका भी एहतसाब होगा। और इंशाल्लाह वो एहतसाब आप करेंगे। आप हाथ उठा के बताओ, एहतसाब करोगे? अच्छा, फिर उन्होंने आइन शिकन किरदारों के हवाले से बात की। और जाहिर है अब तो हर एक को पता है वो किन के हवाले से बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आइन शिकन किरदार जो ज़ाती मफाद के लिए ये सब कुछ करते हैं और फिर उसका खमियाजा इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, इस मुल्क के अवाम को भुगतना पड़ता है। और आज पाकिस्तान के अवाम वो खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारा जाना था कि चंद आइन शिकन किरदारों ने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो आज हम देख रहे हैं। एक नालायक और अनाड़ी सिलेक्टेड वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम की किस्मत पर लाकर बैठा दिया। और आज पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। आज आप भी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान का किसी भी फ्रंट पे आप हाल देख लें, बुरा हाल हो रहा है। और जहां खुशहाली के रंग फैल रहे थे, वहां गुर्बत, बेरोजगारी और इफलास के साए गहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान तमाशा बना दिया गया है। अच्छा, डॉन लीक्स के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मैंने तो कई साल पहले कह दिया था। यही बात जो आज कही जा रही है कि हमें अपने घर पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन जब मसला ये है कि जब कोई सियासतदान ये बात करता है तो उसको गद्दार कह दिया जाता है। अगर ये बात कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहे तो लोग तालियां बजाते रहते हैं, जो कि एक गलत रवायत है। मैंने कहा था अपने घर की खबर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी उस बात को डॉन लीक्स का नाम दे दिया गया। मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर मुझे गद्दार बना दिया गया, मुझे गद्दार कहा गया। और एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, मेरे अहकामात के खिलाफ फौज के इदारे में से एक जर्नैल ने लिख दिया कि मेरी ट्वीट
रिजेक्टेड करके कह दिया गया और उसको पांव तले रौंदा गया। भाई आज क्या है, अंदाजा करो जरा, आज क्या हो रहा है। आज जैसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। What goes around comes around। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बोगे वैसा काटोगे। और मैंने क्या कहा था? मैंने तो कहा था कि भाई अपनी घर की खबर देनी चाहिए, और मैं वही चाहता था। मैं क्या चाहता था? मैं वही चाहता था जो बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने चाहा था, और मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान का आइन बनाने वाले हमारे बड़ों ने चाहा था। मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, और मैं वही चाहता था जो हर मुहज़्ज़ब और जमहूरी मुल्क के अवाम चाहते हैं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का एक गम वो भी है कि, और किसी भी इंसान का वो होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बात की तो फिर डॉन लीक्स का उसे नाम दिया गया, मुझे गद्दार करार दिया गया, मेरी हुब्बुल वतनी पर शक किया गया, और एक जर्नैल साहब ने रिजेक्टेड वाला ट्वीट कर दिया जो ना उनका मनसब है ना उनका हक है, ये आइन शिकनी है। नौजवानों, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा वही अल्फाज दोहरा रहे हैं जो मैंने आज से 10-20 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 2 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 5 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 1990 में दोहराए थे। आज वो भी वही कह रहे हैं कि घर को ठीक करने की जरूरत है। भाई एक बार फिर मेरी सच्चाई और मेरे नजरिए पर मोहर जब्त कर दी गई, और जिस बात पर मुझे गद्दार कहा गया था, आज वही बात मुझे गद्दार कहने वाले भी कह रहे हैं। बताओ अब ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा? कदम जो मैंने कहा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। उन्होंने ये बात भी कही कि अगर उस वक्त उनकी बात पर अमल किया जाता तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता, आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। अब आपको सूरत हाल समझ आ रही होगी कि जब नवाज शरीफ ने ये बात की थी, अगर उस पर अमल हो जाता तो पाकिस्तान कितना मुख्तलिफ होता, लेकिन चंद लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए उस पर अमल नहीं किया। जिस शख्स ने बात की और दुरुस्त बात की, उसी को गद्दार करार दे दिया। अगर मेरी बात पे अमल किया जाता, आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है। आज हम महंगाई की चक्की में ना पिस रहे होते। आज पाकिस्तान के अंदर ये तबाही और बर्बादी ना हो रही होती जो हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता, पाकिस्तान आलमी सतह पर यूं तनहा ना होता, ये तुलबा, मजदूर, ताजिर इंसान यूं दुहाई ना दे रहे होते, खुशहाली और तरक्की का पहिया जाम ना होता। और गुज़श्ता 73 सालों में ये साबित करने पर मेहनत होती रही कि अवामी राय ही गलती पर होती है, मगर वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवामी राय कभी गलत नहीं होती, कभी गलती पर नहीं होती। पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहाँ आइन की हुक्मरानी होनी है, तो फिर भाई दस्तूर के मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना यही पसमानदी, यही मुआशी बदहाली और दूसरों की गुलामी हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। हमने
अपने मुस्तकबिल को अपने गुज़श्ता कल और आज से मुख्तलिफ बनाना है। मरियम नवाज ने उसके बाद बड़ी फायरी स्पीच की और उन्होंने कहा कि जो अब लोग और वो सेलेक्टर्स वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ का कद गवर्नेंस की वजह से, प्रो डेमोक्रेसी होने की वजह से, मुल्क के मसाइल हल करने की वजह से बहुत बड़ा हो रहा था और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं थी और उन्होंने नवाज शरीफ को एक साजिश करके निकलवा दिया। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने मुझसे खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि चंद माह पहले सिलेक्टर्स में से एक के पास मैं बैठा था तो मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ ने ऐसी क्या चोरी की, ऐसी क्या करप्शन की जो आप ढूंढ के ले आए, आपको तो उसको इकामा पर निकालना पड़ा। तो सिलेक्टर्स ने आगे से जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने ना कोई चोरी की, ना नवाज शरीफ ने कोई करप्शन की। नवाज शरीफ का आवाम में कद बहुत बड़ा हो गया था और ये हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जब कोई कौमी रहनुमा आवाम के अंदर इतना मकबूल हो जाता है, जब वो बिजली के कारखाने लगा लेता है, जब वो दहशतगर्दी ख़त्म कर देता है, जब वो मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देता है और एक के बाद एक इलेक्शन जीतता है और अगला इलेक्शन भी जीतने जा रहा होता है तो हम उसके पर काट देते हैं। अच्छा, मरियम नवाज की कल जो तकरीर थी वो बड़ी सख्त तकरीर थी और मरियम नवाज ने जिस तरह गुफ्तगू की वो हमने उनसे उस तरह की सुनी नहीं है माजी में तकरीर। कुछ बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को तो अकामे पे निकाल दिया, पानामा का केस बना दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ वो बहादुर शख्स है जो अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़ के ख़ुद गिरफ्तारी देने आया था और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये था कि इस मुल्क में ये बेगैरती की गई है कि बेटी के बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों का जुर्म कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के काम देखो मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला के काम देखो कि इन्होंने नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला, पनामा पे नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बनाया, नवाज शरीफ की मरती हुई बीवी को छोड़ के वो पाकिस्तान इन जाली सजाओं को भुगतने के लिए आया। नवाज शरीफ को बेटी समेत पाकिस्तान की तारीख में 73 साल की तारीख में इतनी बड़ी बेगैरती किसी ने नहीं की कि घरों की बेटियों तक पहुंच जाएं। उन्होंने नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाला और अल्लाह ताला का करना देखो कि जज खुद बोल उठा के मुझसे झूठी सजा दिलवाई गई और उसके बाद पूरी कोशिश की, जनूबी पंजाब का महाज बनाया। अब जानते हो कि जनूबी पंजाब का जो महाज का इन्होंने ड्रामा किया था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उसके जो सेक्रेटेरिएट के लिए पैसे वगैरह रखे थे वो भी बंद कर दिया, वो फाइल ही बंद कर दी। फिर जो नैब में अब मरियम नवाज की पेशियां हो रही हैं और उनको बुलाया जा रहा है, गिरफ्तारी का भी खदशा है, उसके हवाले से भी मरियम नवाज ने बात की कि जिस तरह मुझे बुलाया जा रहा है, मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैं इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हूँ। तो इदारों के ख़िलाफ़ बात करना या उसके बारे में जजमेंट देना नैब का तो काम नहीं है। नैब जो है वो तो किसी और काम के लिए बना था, लेकिन ये सिलेक्टेड हुकूमत उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रही है। झूठे और सियासी केस में उसकी बेटी को नैब में बुलाना पड़ता है। और जानते हो नैब ने जो मेरी बेल कैंसिलेशन के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया? याद रखो, इल्जामात भी लगा लगा के ये थक चुके, इल्जामात भी खत्म हो गए। अब नैब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं।
भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम और ये यूथ विंग के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। मरीम नवाज ने उन मुश्किलात का भी जिक्र किया जो माजी में उन्हें रहीं। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कैद काटी, किस तरह उन्हें डेथ सेल में रखा गया और किस तरह उन्हें अज़ियतें दी गईं। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इनका कसूर कुछ नहीं था, ना नवाज शरीफ की कोई करप्शन थी, ना मरीम नवाज का कोई कसूर था, ना डॉन लीक्स कोई गद्दारी का वाक़या था। बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक ढोंग और ड्रामा था जिसकी सज़ा दी गई है। किस कदर अज़ियत में इन लोगों को जमहूरियत का प्रचार करने की वजह से रखा गया है। इनके अपने लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। और ये भी मैं बताऊं कि जिस दिन जिस दिन मुझे जेल से छोड़ा जा रहा था तो जेल के एक ओहदेदार ने मुझे कहा कि मैडम ये बात मैं आपको आज कह रहा हूँ कि जितनी हिम्मत और हौसले से आपने जेल काटी, सजाए मौत की चक्की में 24 घंटे अकेले रहकर उतनी जेल किसी ने मेरी 28 साल की सर्विस में किसी मर्द ने भी नहीं काटी। फिर उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी दिलचस्प बातें की कि इमरान खान वो शख्स था जो पुलिस को दे के दीवारें फांद कर भाग गया था और इतना ही बहादुर हैं, जब इनसे सेलेक्टर्स का सहारा इनके पीछे से हटेगा तो फिर ये उसी तरह भागते फिरेंगे। ये दिलेरी, ये बहादुरी किसी और में होती है कि अपनी बीवी को मरती हालत में छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक गलत मुकदमे में खुद गिरफ्तारी देने आ जाए। ये बहादुरी की बात है। इमरान खान नहीं हूं कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से उस नवाज शरीफ की बेटी हूँ जिसने इंतकाम के आगे अपनी मरती हुई बेटी को, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ा और बेटी का हाथ पकड़ा और कानून के आगे पेश हो गया। और आज भी जब नवाज शरीफ साहब जितने भी हौसलामंद हो, बहादुर हो, उन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम की है। 73 साल में मुझे एक शख्स बता दो जिसने नवाज शरीफ जितनी तकलीफें सही हो और आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा और कहे कि नहीं हटूंगा पीछे। फिर उन्होंने फैटफ के हवाले से भी बात की। पाकिस्तान में जो ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तानियों को अभी पता नहीं है, वो बुनियादी तौर पर हमारे अपने आमाल हैं जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि फैटफ में जो जिस तरह पाकिस्तान है वो इसी वजह से है कि हम अपने घर को दुरुस्त नहीं कर रहे। और जब नवाज शरीफ ने ये बात की थी तो उसे गद्दार कह दिया। आज जनरल बाजवा ने खुद कहा कि हमें अपना घर साफ करना चाहिए, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए।
और फिर उन्होंने इस बात पर भी तंज किया कि जो कुछ नवाज शरीफ ने कहा था उसके अल्फाज तक नहीं तब्दील किए गए, बल्कि वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो जिससे ये पोल मजीद खुल गया। नवाज शरीफ का विजन देखो कि अभी फैटिफ ने कुछ नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में इनको दरवाजों के पीछे बंद करके दरवाजे कहा था अपने घर की पहले खबर लो, और अगर अपने घर की खबर नहीं ली तो पूरी दुनिया में हम लोग रुसवा होके रह जाएंगे। आज नवाज शरीफ का वो विजन देखो, और आज क्या हुआ, आज इन्होंने नवाज शरीफ के अल्फाज भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं अल्फाज में कह रहे हैं कि पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, लेकिन घर को खराब करने के बाद कह रहे हैं आज हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो जब नवाज शरीफ आपको ये बात बंद दरवाजों में, बंद कमरे में कह रहा था, तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोलो वाह। मरीम नवाज ने आने वाले इलेक्शन के हवाले से ये बात की कि आने वाले इलेक्शन में जितने मर्जी सर्वेज करा लें, जितने मर्जी, उन्होंने मज़े की बात ये की कि पोलिंग का जो बॉक्स होता है उसके अंदर भी अगर रेंजर्स को बिठा दिया जाए तो सारे सर्वेज यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगला इलेक्शन जीतेगी, जितनी मर्जी धांधली हो जाए। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी ताकत है। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। कि इन्हीं का एक जो हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया, कहता है दिल बड़ा करता है नाम ले लूं, लेकिन बुरी बात है, कहता है कि मैंने अपनी जमात को ये कहा है कि इस दफ़ा जितनी भी हम धांधली कर लें, ये इनको पता है कि हम धांधली से ही जीत सकते हैं। इन्होंने कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा सुन लो, सुनने वाली बात है, इन्होंने ये मुझे मैसेज पहुंचाया कि हमने अपनी जमात को कहा है कि इस दफ़ा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, पीटीआई जितनी भी धांधली कर ले, रेंजर्स को और सारे इदारों को वोटों के डब्बों में भी बिठा जाए, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसका सबूत ये है, एक और मज़े की बात बताऊं, उसका सबूत ये है कि एक बंदे ने मुझे कहा, जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो किसी ने मुझे कहा, नाम नहीं ले रही, बुरी बात है, किसी ने मुझे कहा कि बीबी कुछ MNAs हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद आपकी गारंटी की ज़रूरत है। तो मैं समझी कि मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह जो 83 MNAs हैं उनमें से शायद कोई इधर उधर बात कर रहा है। तो अच्छा, आखिर में मरीम नवाज़ ने जो बात की वो मुस्लिम लीग नून के कल्चर से मुख्तलिफ थी। नवाज शरीफ ने भी एक इस तरह की बात की कि अब क्या आप लोग आखिरी जंग के लिए तैयार हैं, और उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल बहुत मस्बत था। और मरीम नवाज़ ने भी ये बात की कि अगर हमारे लीडरों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो हम उसकी ज़बान खींच लेंगे। ये एग्रेशन, ये गुस्सा माजी में नून लीग की शनाख्त नहीं रहा हुआ, लेकिन अब जो है मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा बदल गई है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब आगे यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं कि उन्हें एक फ़ाइनल लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़नी है जो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ताकतवर रही हैं। अब जमहूरियत के हवाले से जो नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का बयानिया है ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही असर अंगेज़ है, और मतलब अभी उस सूरत हाल को तब्दील होने में वक्त तो लग सकता है, और अगर आवाम चाहें तो ये काम जल्दी भी हो सकता है। लेकिन एक बात है, लोगों को ये बात समझ आ गई है कि उनके वोट को हुर्मत मिलनी चाहिए, और अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर वो इसी तरह जुल्म और जबर का शिकार होते रहेंगे। लोगों को ज़हनी आज़ादी, असल आज़ादी उस वक्त मिलेगी जब इस मुल्क में जमहूरियत कायम होगी, जब वोट को इज़्ज़त मिलेगी।